हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। आपके इस बिजी और हैक्टिक शेड्यूल में से थोड़ा बहुत समय पढ़ाई के लिए भी निकाल ही ले रहे होंगे, और अगर नहीं निकाल पा रहे तो अब निकालिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कब पढ़ोगे यार। अब पढ़ाई भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ आपकी सीटेट की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है। क्योंकि आपको मैक्सिमम ऑफ द टीचर्स ये बोलते मिल जाएंगे कि अगर सीटेट पास करना है तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। और मैं भी यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, 2021 और 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, तो उतना आपके लिए बहुत बहुत सफिशिएंट है। आपको 120-130 मार्क्स आराम से दिला देगा। और आपका ये हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म आपके लिए यही कराता है। ये आपका 2022 और 21 दोनों का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, इनका आपका डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पूरा पेपर सॉल्व कराता है। और इससे आपको सिर्फ ना कि ऑप्शन टिक करके पेपर सॉल्व कराता है, बल्कि एक एक ऑप्शंस को डिस्कस करके उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी समझ भी डेवलप कराते हैं। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आने वाला है। और ये जो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये 8 जनवरी 2022 का पेपर है, ठीक है। और ये पेपर 1 है, हिंदी और इंग्लिश है। इसमें लैंग्वेज 1 हिंदी था और लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, ठीक है। ये पेपर 1 है। आज हम सीडीपी पार्ट डिस्कस करेंगे। सीडीपी के 15 क्वेश्चंस एक पार्ट में करेंगे, 15 दूसरे पार्ट में करेंगे, वरना वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेवलपमेंट चेंजेस, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। विकासात्मक परिवर्तन पहला दिया गया, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। तो क्या डेवलपमेंट सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है? ऐसा सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से नहीं होता है। डेवलपमेंट यूनिवर्सल नहीं है। डेवलपमेंट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होता है, वो उसके पहली बात तो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। फिर उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का माहौल मिल रहा है। अगर उसके सराउंडिंग्स में अच्छे पर्सन्स हैं, नॉलेजेबल हैं, उसको नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं या कुछ एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जिससे वो सीख रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अगर उनके सराउंडिंग्स में आस पास के माहौल में हमेशा लड़ाई झगड़े ये सब हो रहे, तो वो उस तरह की एक्टिविटीज़ सीखेगा, यही सब सीखेगा। तो बच्चों की सराउंडिंग से उसके डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये गति जो है बच्चों के डेवलपमेंट की, ये सार्वभौमिक गति नहीं है। सबका डेवलपमेंट एक हिसाब से नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबका पर्यावरण, सबका इन्वायरमेंट एक प्रकार का नहीं होता। सबके घर का माहौल एक जैसा नहीं है। और सबका जेनेटिक मिलता है बच्चों को डेवलपमेंट जो, तो सबका डीएनए भी डिफरेंट है। तो इस वजह से डेवलपमेंट जो है एक गति से नहीं होता। तो ये ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य बाल्यकाल तक। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य बालकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मध्य बालकाल तक ही डेवलपमेंट होता है फिर रुक जाता है। डेवलपमेंट जीवन परिवहन पे चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक इस पे वो भी है कि डेवलपमेंट वुम्ब टू टूम्ब चलता है, मतलब गर्भ से मृत्यु तक, कब्र तक। वुम्ब टू टूम्ब मतलब यही हुआ कि गर्भ से कब्र तक डेवलपमेंट चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है? हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है और एक आयामी होता है। तो ये भी गलत है। पहली बात तो ना ही ये रैखिक तरीके से होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, रैखिक नहीं होता है। और एक आयामी मतलब यूनिडायरेक्शनल। लेकिन ये क्या होता है? बहुआयामी होता है डेवलपमेंट। इसके डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कि बच्चा हर तरह से डेवलपमेंट करेगा ना, फिजिकली डेवलप करेगा, फिर वो इमोशनली डेवलप करेगा, उसके संज्ञान में डेवलप होगा, तो उसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं।
तो डेवलपमेंट हर तरह से होगा उसका, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही आयाम में होगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब बचा यही लास्ट है, तो यही ऑप्शन सही भी हो जाएगा, लेकिन समझ लेते हैं कि ये सही क्यों हो जाएगा। हमें समझ के पढ़ना है, रट के नहीं, ठीक है। तो वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों के परस्पर क्रिया है, ये बात सही है। वंशानुगत मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में ही कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर बच्चे की हेरिडिटी बहुत अच्छी है तो वो बहुत अच्छा डेवलप कर जाएगा। अगर उसका हेरिडिटी बहुत अच्छी भी है लेकिन इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी डेवलपमेंट अच्छा होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए बच्चे की हेरिडिटी 1 है, हेरिडिटी 1 क्या, हेरिडिटी 5 मान लीजिए, मतलब नंबर जो होता है 1 2 3 4 5, तो उसमें हम कह रहे हैं बच्चे की मान लीजिए हेरिडिटी 5 है और उसका पर्यावरणीय जो प्रभाव है मतलब इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज की जो है वो इन्वायरमेंट 0 है, मतलब इन्वायरमेंट बच्चे का बहुत ही खराब है। तो क्या बच्चे का फिर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 0, तो क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या इसका निष्कर्ष निकला कि बच्चा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों के परस्पर क्रिया से होता है। इस वजह से अगर बच्चे की हेरिडिटी बहुत अच्छी है तो भी बच्चा डेवलप कर जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन 2 फैक्टर्स, मेनली 2 फैक्टर्स पे बच्चे का डेवलपमेंट डिपेंड करता है और यही सही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। डॉट डॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स वाइल डॉट डॉट रिक्वायर्स यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। फिर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट डॉट स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डॉट डॉट में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों की आवश्यकता होती है। तो स्थूल मतलब ये क्या, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स है क्या। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स वो है जिनमें हम हमारी बड़ी मांसपेशियों की हमें आवश्यकता होती है, और फाइन मोटर स्किल्स में हमें हमारी सूक्ष्म मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। तो ग्रॉस मोटर स्किल यानी हमें हमारी बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता है, तो क्या होगा इसमें, जैसे बड़ी यानी कि रनिंग और वॉकिंग, जंपिंग, प्लेइंग फुटबॉल और हॉकी और बैडमिंटन, एनीथिंग। तो ये जो है क्या हो जाती है, ये सब क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है। इसमें हमारी ग्रॉस मोटर स्किल यूज होती है। और फाइन, हम चपाती खाते हैं तो उसमें क्या हमारी यूज होती है, फाइन मोटर स्किल्स यूज होती है, क्योंकि चपाती खाते वक्त हम उसको तोड़ते हैं ना, तो उसमें हमारी फाइन मोटर स्किल्स यूज होती हैं। और ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, स्केलिंग, तो ये सब जो है इसमें क्या यूज होती है, हमारी फाइन मोटर स्किल्स यूज होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी ये देखो रनिंग, मतलब जिसमें मांसपेशियों के बड़े हिस्से का इस्तेमाल है, तो रनिंग में होता है। फिर ड्राइंग क्या है, इसमें फाइन मोटर स्किल्स यूज होंगे, क्योंकि ये छोटी मांसपेशियों, जैसे हाथ से कम ही मांसपेशियाँ यूज हो रही है ना, तो छोटे मांसपेशियों की आवश्यकता हो तो इसको हम फाइन मोटर स्किल्स कहेंगे। तो यही भागना, चित्र बनाना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of these child would be in the middle childhood stage? फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी में। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है? नहीं। बच्चा नकल कब करता है? प्रारंभिक अवस्था में, प्री चाइल्डहुड एज में। फिर एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है? नहीं। अमूर्त विचारों को पालन कर पा रही है तो मतलब वो और बड़ी है, मध्य में नहीं है, वो बाल्यावस्था पार कर चुकी है, क्योंकि बच्चे मूर्त चीज़ों को समझ पाते हैं, ना कि अमूर्त। फिर तीसरा क्या दिया गया, एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या दिया गया, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, यही सही ऑप्शन है। बच्ची तर्क कर पा रही है और संरक्षण कर पा रही है, तो वो किस स्टेज में है? मध्य बाल्यावस्था में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए, फिर हम हिंदी से पढ़ते हैं। ये अभिकथन हिंदी में क्या दिया गया है? बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। ये बात सही है। तो फैमिली क्या होता है? फैमिली बच्चों का फर्स्ट सोशलाइजेशन स्टेज होता है। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से सीखता है, तो परिवार बच्चों का पहला कारक है सामाजिकरण का। तो कथन तो सही है, कारण क्या दिया गया? परिवार बच्चों के सामाजिकरण का द्वितीयक अभिकारक है। नहीं, द्वितीयक नहीं होता परिवार प्रथम कारक होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में ही तो रहता है और अपने परिवार से सीखता है। तो परिवार बच्चे का प्रथम कारक है। उसके बाद ये जो स्कूल जाता है, फ्रेंड्स बनाता है, ये सब द्वितीयक कारक हो जाते हैं। तो कारण जो है गलत है। अब आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन आर गलत है, ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए गए? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? पहला दिया गया है शैशवावस्था में बच्चा तो तर्क को लागू करता है, अनुमान लगाने में सक्षम होता है। अब बताइए, बच्चा एक शिशु है तो वो तर्क कैसे कर पाएगा, लॉजिक कैसे लगा पाएगा? गलत है ना ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं चालू होती है निगमनात्मक व तार्किक सोच, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चालू होती है। फिर क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। ये बात सही है। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वह वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है। और ये चीज़ें हमें पता कहाँ से चलेंगी? ये पियाजे की थ्योरी से लिया गया है क्वेश्चन। पियाजे की थ्योरी पे मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी स्पेसिफिकली, तो वहाँ से आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ से ये क्वेश्चन बना है। इसमें यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। इन पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस फॉर सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ड इज रिफर्ड टू एज। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हिंदी में देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन यानी एक्यूमुलेशन। तो संतुलन की प्रक्रिया साम्यीकरण कहलाती है, संगठन कहलाती है, समावेशन, समायोजन। संतुलन है ना, तो ये साम्यीकरण कहलाती है। मतलब ये क्या होता है? इक्विलिब्रेशन करना चाह रहा है। मतलब क्या बच्चा इक्विलिब्रेट करना चाह रहा है, साम्यीकरण करना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देख रहे हैं लगातार 2 क्वेश्चन पियाजे से ही है, तो पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। पियाजे थ्योरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। तो ये बात सही है। वाइगोत्स्की ने ये बताया है कि बच्चों में अपार क्षमताएं हैं, बस हमें करना क्या होता है, उन क्षमताओं का सही उपयोग करना होता है, सही डायरेक्शन देनी होती है। तो वाइगोत्स्की का ये कथन तो सही है। फिर जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं, ये बात भी सही है। वो स्कैप फोल्डिंग मतलब बच्चों को देने को बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए, लेकिन अगर कहीं वो अटक रहा है तो उसको बस एक स्कैप फोल्डिंग दीजिए, थोड़ी सी मदद दीजिए जिससे वो बच्चा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके खुद से। बस हमें थोड़ी सी सहायता देनी रहती है। तो यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और इसमें दिया गया बच्चे कोरा कागज होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि बच्चे कोरा कागज नहीं होते। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सभी बच्चों के पास होता है, तो उस एक्सपीरियंस में हमें थोड़ा इन्हेंस करके उनके नॉलेज को बढ़ाना होता है। ठीक है,
और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। मतलब सोचने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बच्चों की वयस्कों के तुलना में बराबर होती है। तो वाइगोत्स्की का ऐसा मानना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम माना। नहीं, वो बच्चों को ज्ञान का भंडार मानते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता बच्चों को मानते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा कि वो बच्चों की क्षमताओं को कम आंका है, उन्होंने कम नहीं आंका। उन्होंने, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। When a teacher support the child in putting together a jigsaw puzzle by using the construct of, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक शिक्षिका किसी संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसाw पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेत से। तो वो क्या यूज़ कर रही है, स्वतंत्र खोज नहीं। स्वतंत्र कैसे हुआ, अगर बच्चे की थोड़ी सी मदद की जा रही है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि स्कैप फोल्डिंग यूज होती है, बच्चों को पाढ़ दिया जाता है, थोड़ी सी सहायता जो दी जाती है उसको क्या कहते हैं, पाढ़। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्दीपन मतलब मोटिवेट करना, तो मोटिवेशन तो दे नहीं रही है, उनकी थोड़ी मदद कर रही है। अनुसरण मतलब बच्चों टीचर को बच्चे फॉलो करें, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। स्वतंत्र खोज तो होगा ही नहीं, स्वतंत्र कैसे है अगर टीचर हेल्प कर रहे हैं तो ये तीनों ऑप्शन क्यों गलत हो जाएंगे ये हमें समझ आया, और पार क्यों सही होगा ये भी हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ए दिया गया, ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज इन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले ध्यान देख लीजिए, बाकी हिंदी वाले के लिए नीचे चलते हैं। अभिकथन ए दिया गया, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। फिर कारण दिया गया, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। आपको मैंने बार बार बताया, शिक्षक कभी तानाशाह नहीं हो सकता, वो बच्चों को फ्रेंडली सिखाए, मतलब बच्चों को एक तरह से फ्रेंडली माहौल में, अच्छे माहौल में सिखाए, ना कि तानाशाह हो, नियंत्रक हो। वो बच्चों को फुल फ्रीडम दे उनके क्वेश्चंस को रेज करने के लिए, उन्हें सीखने के लिए, या उनके क्या डाउट्स आ रहे हैं वो सब पूछने के लिए। तो अगर तानाशाह होगा तो बच्चा सीख पाएगा, बच्चा एक तरह से टीचर के सामने वो बोल ही नहीं पाएगा, तो सीखेगा कैसे। इस वजह से ये कारण तो गलत है। अब कथन पर चर्चा कर लेते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। अब कठोर संरचित, मैंने क्या बोला है, पाठ्यक्रम करिकुलम हमेशा कैसा होना चाहिए, फ्लैक्सिबल। इसमें क्या बोल रहा है, फ्लैक्सिबल मतलब लचीला होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसमें क्या बोल रहा है, कठोर संरक्षित पाठ्यक्रम, मतलब कि स्टैंडर्ड, एक तरह से बहुत ही हार्ड बायस्ड मतलब होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन कथन भी गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है, व्यक्तिवादी नहीं होती, वो पूरे समूह को ध्यान में रखकर बनाई जाती है बाल केंद्रित कक्षा। और कठोर संरक्षित पाठ्यक्रम का अनुसरण भी नहीं करती, वो फ्लैक्सिबल करिकुलम फॉलो करती है। तो इस वजह से इसमें कथन और कारण दोनों ही गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। Which of the following characterizes as a progressive classroom? मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम को कैरेक्टराइज करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का हिंदी पार्ट देख रहे हैं। निम्नलिखित में से एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। पहला ऑप्शन दिया, शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कक्षा को नियंत्रित नहीं करती शिक्षिका, बच्चे कक्षा में भागीदारी लें, बच्चे कक्षा में क्वेश्चंस पूछें, इस तरह के इंटरैक्टिव क्लासरूम हो तो उसको हम प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला। फिर दूसरा दिया गया है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम हो। नहीं, बच्चों की भागीदारी अधिकतम होनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भागीदारी लेंगे तो उतना ही इंटरैक्टिव क्लास बनेगी, उतना ही हम उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे या प्रगतिशील कक्षा कहेंगे, उतना ही हम उसको प्रोग्रेसिव क्लासरूम बोलेंगे। ठीक है,
तीसरा क्या दिया गया, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ये बात सही है। जो बच्चे गतिविधि करते हैं क्लास में बैठ के, जो कार्य करते हैं, उससे ही बच्चों का मूल्यांकन होता है, ना कि किसी टेस्ट से या मतलब किसी तरह के और भी चीज़ों से। तो बच्चों का मूल्यांकन उसी से होता है जो बच्चे क्लास में एक्टिविटी है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय हो, तो ये भी गलत है। व्यवस्था तय होने का कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है बच्चों के एक्टिव होकर सीखने से। तो यही चौथा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, हिंदी वालों के लिए नीचे बढ़ते हैं। 11 में दिया गया, अमृत तर्क देता है कि हम कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क के किस अवस्था में आता है? तो पहला दिया गया सामाजिक व्यवस्था विन्यास। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे जो है, जो समाज की व्यवस्था है उस पर तर्क नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते, उसको बस फॉलो करते हैं कि ये व्यवस्था है। इसे जैसे मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं, रेड लाइट हो गई तो रुक जाना है, तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। अगर रेड लाइट हो गई है तो रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट हो गई तो चल सकते हैं, तो ग्रीन लाइट होगी तो बच्चे चल जाएंगे। तो इस अवस्था में बच्चे पूरे रूल्स को फॉलो करते हैं समाज के। दूसरा क्या दिया गया है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा कि सामाजिक अनुबंध विन्यास, क्योंकि इस विन्यास में बच्चे क्या करते हैं, तर्क करते हैं। जैसे कि ऐसा है तो क्यों है, जैसे मान लीजिए बच्चा जो है रोड पे जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे रेड लाइट है, तो बच्चा ये नहीं देखेगा कि रेड लाइट है हमें रुकना है, वो रेड लाइट क्रॉस करके उस आदमी की मदद करने के लिए जाएगा, क्योंकि वो तर्क करना सीख गया है। उसे अब ये समझ आने लगा है कि क्या ज़रूरी है और क्या कौन से नियम तोड़े भी जा सकते हैं। तो इसमें 11वें में यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हिंदी पे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डाट बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। फिर इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला दिया गया प्रकृतिवादी। तो प्रकृतिवादी नहीं होगा, इसमें प्रकृतिवादी में बच्चे क्या होते हैं, नेचर के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। फिर क्या है, भाषाई, इन्हें भाषा सीखने में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है अंतःवैयक्तिक, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर जो ये बताया कि अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में जानना, तो ये अंतःवैयक्तिक मतलब खुद को जानने की, मतलब जहाँ खुद को जानने की कोशिश हो रही, वो इंट्रापर्सनल होता है, अपने खुद का। और जो दूसरों को जानने की कोशिश हो रही है वो इंटरपर्सनल होता है। ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुत से बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत है उनका, लेकिन सीटेट वाले यही 2 सिद्धांत बहुत पूछते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इंटरपर्सनल वो सिद्धांत, इंटरपर्सनल मतलब हो गया कि बच्चे जब दूसरों के बारे में जानने के लिए इच्छुक हों, दूसरों के बारे में जान रहे हों। और इंट्रापर्सनल हो गया जब बच्चे स्वयं के बारे में कुछ सीखने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, बाकी हम हिंदी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कार नहीं खेलती। यह वाकई लड़की इस तरह की बात थोड़ी बोलती, वो कहती कि ठीक है कार मिला, लड़के भी चलाते, लड़कियां भी चलाती हैं, अगर लचीलापन होता तो। लड़की इस तरह की बात करती, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्या दिया गया, जेंडर प्रासंगिकता। कुछ हिंदी तो ऐसी होती है कि समझ ही नहीं आती, तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस दिए रहते हैं सीटेट में, तो आप दोनों देख के तभी आंसर करिएगा। अगर हिंदी के ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो आप इंग्लिश के ऑप्शंस देख लीजिएगा। जेंडर रिलेवेंस,
तो ये भी गलत हो जाएगा। जेंडर रिलेवेंस यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ तो बायस्डनेस है। फिर क्या दिया गया, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप ना इंग्लिश में, हाँ जेंडर स्टीरियोटाइप जो है यही सही ऑप्शन हो जाएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि ये समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून होते हैं। अब जैसे जो सेक्स है वो तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जेंडर जो स्टीरियोटाइप है ये जो है समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून है। जैसे समाज में ये अवधारणा बन चुकी है कि खाना बनाना औरतों का काम है और बाहर जो कमाई धमाई करके घर पे लेके आना वो मर्दों का काम है। तो ये जो अवधारणा बनी है कि खाना बनाना औरतों का ही काम है, ये जो है इसी को कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जैसे एक परसेप्शन ये भी है कि लड़की है तो उसे पिंक कलर पसंद होगा, लड़कों को हमेशा ब्लू कलर पसंद होगा। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी थोड़े है कि लड़कियों को पिंक ही पसंद हो और लड़कों को ब्लू ही पसंद हो। और भी कलर है और भी पसंद किए जा सकते हैं। या कोई लड़का अगर पिंक कलर का टी शर्ट पहन लिया तो उसको सभी लोग चिढ़ा चिढ़ा के ही एम्बैरेस्ड कर देंगे कि लड़की है पिंक पहना लड़की। जेंडर स्टीरियोटाइप तो यहाँ पे भी, यहाँ तक भी बढ़ जाता है कि रोने में भी लोग ये कहने लगते हैं कि लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। अब क्या लड़कियों ने जो है पेटेंट करा लिया कि रोना हमारा ही अधिकार है, लड़के नहीं रोएंगे। और इसमें उनकी मम्मियों की भी कुछ गलती होती है। छोटा सा भी बच्चा है, अगर चल रहा है गिर गया तो बोलेंगी तू लड़की है रो रहा है, लड़की है रो रहा है। अब बच्चा है, गिरा है, दर्द हो रहा है तो रोएगा, उसमें क्या बड़ी बात है, इसमें लड़की लड़का कहाँ से आ गया, जेंडर कहाँ से आ गया। लेकिन इस तरह का परसेप्शन है हमारे सोसाइटी में, तो उसी को कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। और मुझे लगता है ये जेंडर रूढ़िवादिता ज़्यादा बढ़ी हमारे शोले मूवी से, कि शोले में ही है कि किस में है ये डायलॉग कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, शायद मर्द में है, नहीं शोले में नहीं है। तो लेकिन डायलॉग मुझे लगता है यहीं से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन अगर कोई आदमी जिसके अंदर जान है तो जो है दर्द तो होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। अगर सजीव है तो दर्द होगा। इसका मतलब आप अगर दर्द नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है मुझे दर्द ही नहीं होता, तो वो इसका मतलब उसके अंदर जान ही नहीं है, वो निर्जीव है, चलता मतलब जिंदा लाश कह सकते हैं उसको, वो जिंदा लाश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is an effective strategy to cater to cultural and linguistic differences in the class? फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, हिंदी। कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया है मानकीकृत व कठोर पाठ्यक्रम का पालन करना। आप लोग मेरे बातों पे बस ध्यान दीजिए ना, आप लोग के आधे पेपर तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी देखिए मानकीकृत व कठोर पाठ्यक्रम आ गया, और हमेशा मैं क्या बोलती हूँ, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, मतलब लचीला पाठ्यक्रम। तो ये मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड और हार्ड मतलब करिकुलम आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्या दिया गया, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, मतलब क्या दिया गया, अडॉप्ट द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या दिया गया, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। कंपटीशन कराना है, लेकिन वो भी क्या कराना है, हेल्दी कंपटीशन कराना है। ऐसा नहीं कि मतलब बच्चों में जेलसी की भावना पैदा हो या बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने पर भी उतारू हो जाए कंपटीशन के चक्कर में, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, विभिन्नताओं के अभाव के रूप में ना देखना, ये एकदम सही ऑप्शन है कि विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। जैसे ये एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, जैसे कि विभिन्न बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, बहुत सी जाति के, समूह के, वर्ग के, किसी का धर्म अलग है, किसी की जाति अलग है, किसी का लिंग भिन्नता है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई काला है, कोई गोरा है, या कुछ भी किसी भी तरह की विभिन्नता है, लेकिन उसको हम एक तरह बाधा के तौर पर ना देखें, उसको हम एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। अगर कोई मल्टी लैंग्वेज बच्चे बैठे हैं क्लास में, कोई हिंदी बोलना जानता है, कोई अंग्रेजी बोलना जानता है, तो उसको हम एक साधन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक दूसरे को सिखा सकते हैं। जिनको हिंदी नहीं आती वो हिंदी सीख जाएंगे,
जिनको इंग्लिश नहीं आती वो दूसरे बच्चे से इंग्लिश सीख जाएंगे। तो इस तरह से हमें देखना है, ना कि उसको अभाव के रूप में देखना है, उसको एक सहायक के रूप में देखना है। यही चौथा ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। 15वां दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 सजेस्टेड दैट द असेसमेंट। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं हम हिंदी में क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन पहला दिया गया शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, ना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको प्रमोट करता है। फिर दूसरा क्या दिया गया, एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सही बात है, निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति को पता लगाया जाता है। मतलब बच्चे जब क्लास में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, हमें टीचर्स को क्या करना होता है, उसकी हर एक्टिविटी पे ध्यान देना होता है। बच्चे क्या सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और सीखने में बाधा क्या आ रही है, सारी चीज़ों पे टीचर को ध्यान देना होता है। और हमेशा मतलब क्लास में बच्चों पे ध्यान देकर ही ये चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। तो यही दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। रैंक देने के लिए बच्चों की ये क्या बोलते हैं, रैंक देने के लिए बच्चों का इवैल्यूएशन नहीं किया जाता है। बच्चे कहाँ पे सीखने में गलती कर रहे हैं ये फाइंड करने के लिए बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें कुल मिला के यही कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके। और जो अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष सीटेट जुलाई 2023 के लिए, क्योंकि यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो आप अपने पढ़ाई के लिए बहुत ही सीरियस हैं। और अगर इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू करेंगे तो आप 2023 जुलाई के एग्ज़ाम में आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और हमारी बेस्ट विशेष भी आपके साथ है हमेशा ही। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।